ओके दोस्तों, तो अभी शुरुआत करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। फ्रैंकली जो पहले 20% का क्या है प्रोविजनल आईटीसी का लिमिट था, वो भी 10% हो चुका है। आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स इट। यहाँ पे ज़्यादा कोई और क्या टेंशन नहीं है दोस्तों। वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। ओके, कि 20% का पहले मिलता था, अभी आईटीसी 10% का मिलेगा। सो देयर इज नो चेंज एज सच। ओके, स्टिल जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल okay that they have given. तो सिंपल सी बात है my dear friends, Mr. Vijay, okay, registered supplier receives 100 invoices, okay, for inward supply of goods or services involving 10 lakhs of GST, okay, from various suppliers during the month of October. Out of the 100 invoices, 80 invoices involving GST 6 lakhs have been uploaded by the supplier in the respective GSTR 1. Okay, so for example, let's say I am the recipient, right, and I have procured goods from the supplier, right, and I have paid 10 lakh GST to, let's say, these 100 invoices, right. So ideally what should have happened, these suppliers should have what, okay, ये जो सप्लायर है दोस्तों, उनको क्या 10 लाख क्या है दे देना चाहिए था गवर्नमेंट को, सिंपल, क्योंकि उनकी अमानत नहीं तो मुझे 10 लाख का आईटीसी मिल जाता। पर हुआ क्या, ये 100 में से सिर्फ 80 लोगों ने क्या GSTR 1 में रिफ्लेक्ट किया है टैक्स, और वो कितना हो रहा है 6 लाख, राइट। एक एडहॉक अमाउंट है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है सच। तो सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट के पहले मुझे सिर्फ 6 लाख का आईटीसी मिलता था, सिंपल, राइट, बिकॉज 16(2)(c) सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। सप्लायर हैज टू डिपॉजिट दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो 10 नहीं 6 हो रहा, तो 6 का ही मुझे मिलता था आईटीसी, क्योंकि जे ही मेरे GSTR 2A में आएगा तो उतना ही मेरे 3B में रिफ्लेक्ट करता। अभी केस क्या है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तेरा वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक हो रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट डाला, ठीक है, तो एक काम कर, तेरा जो एलिजिबल आईटीसी यानी 6 लाख है, तो उसका 10% ले ले, यानी 6,60,000 आईटीसी ले ले। तो जो पहले सिर्फ 6 लाख मिलता था, वो भी 6,60,000 मिल जाएगा। आई वेरी इट? यस। बस एक कंडीशन है कि सप्लायर को तो बोल देना कि ये 60,000 क्या रिफ्लेक्ट करवा दे, ओके, कमिंग टैक्स पीरियड्स में, ड्यू डेट GSTR 1 की ड्यू डेट एक्सपायर होने से पहले। बस वो कन्विंस कर देगा, तो रिसीपर ने जो आईटीसी 60,000 का एक्स्ट्रा लिया है, प्रोविजनली लिया है, वो सही लिया ऐसा मान लिया जाएगा, एंड देयर विल बी एंड ऑफ डिस्कशन। आर यू वेरी इट? यस। पर अगर सप्लायर नहीं करता है, टैक्स पे नहीं करता है वो 60,000 का, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि रिसीपर ने जो आईटीसी एडिशनली लिया है वो गलत लिया है, तो इंटरेस्ट के साथ उसे देना पड़ेगा। आई वेरी इट? यस, परफेक्ट, ओके। अच्छा, तो अगर ऐसा केस हुआ दोस्तों, जहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या है, ओके, 10 लाख दिया था पर जमा किया सिर्फ 9.5 लाख, तो उसका 10% कितना होता है, ऑब्वियसली 95,000। पर दोस्तों मैंने तो जेब से ही दिया है कितना, 10 लाख। आई गेटिंग इट? यस। तो मुझे 95,000 का ऑब्वियसली प्रोविजनल आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं 50,000 का ही लूँगा। आई गेटिंग इट? यस। क्योंकि दोस्तों याद रखो, मैं 95,000 का ले भी लूँ ना, तो नॉनसेंस वो 45,000 कभी भी सप्लायर जमा कर नहीं पाएगा, तो एनी विच वेज आगे जाके मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना ही पड़ेगा, तो फिर वो लूँ ही क्यों फालतू का इंटरेस्ट का खर्चा करो, जब मुझे पता ही है कि ये मिलने ही नहीं वाला है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, ओके, जो डिफरेंस है, ओके, तो दैट इज़ 50,000, या फिर क्या 10% उसको कंपेयर करो, 50,000 इज लोअर, तो बस उतने तक का ही ले पाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, रूल 86 से एक रूल है दोस्तों, बस वैसे ये रूल आपको करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज फ्रेंकली rules are not important from exam perspective, only sections are, but still I'll just take you through them, okay. yes, remember, कोई rules आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सेक्शन करना है, सेक्शन करना है, सेक्शन करना है, that's it, okay. yes, तो बोल दिया यहाँ पे क्या कि भैया प्रॉपर ऑफिसर, ओके, यानी कि क्या बेटा, कमिश्नर के पास पावर है दोस्तों कि वो आपका आईटीसी डिसअलाउ कर देगा, अगर उसको लगा कि आपका आईटीसी जो आया है वो क्या है दोस्तों, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से आया है, इनएलिजिबल तरीके से आया है दोस्तों। आर यू गेटिंग इट? यस। The restrictions can be imposed in the following cases, my dear friends. Very simple. ITC has been availed on the basis of tax invoices. Okay. पर दोस्तों पता चला जो सप्लायर जिसने इशू किया है वो ही नॉन एग्जिस्टेंट है, या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, या फिर रिसीपेंट है दोस्तों। ओके, यस, रिसीपेंट क्या नॉन एग्जिस्टेंट है। ओके, ओके, सेकेंड वाला पॉइंट देखो, रिसीपेंट नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ओके, और कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम and not conducting any business from the, okay, प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली या तो कंडक्ट नहीं कर रहा हो बिजनेस जहाँ पे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर रिसीपेंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है। ओके,
ओके, या तो फिर क्या है, गुड्स या रिसीव, ओके, वो बंदे को नहीं हो रहा है जो क्या है आईटीसी ले रहा है, ओके, या फिर क्या सप्लायर ने टैक्स ही नहीं पे किया गवर्नमेंट को, आर यू गेटिंग इट? यस, ओके, एंड थर्ड इज व्हाट, रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो ये कोई भी रीजंस अगर होंगे तो डेफिनेटली क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप पे क्या है इम्पोज कर दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन, और ये रिस्ट्रिक्शन का टाइम लिमिट दिया है कि 1 साल तक क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस आप पे इम्पोज ही रहेंगे, ओके, यस, दैट्स इट, फ्रैंकली जस्ट रिमेंबर द रीजंस, दैट्स इट, ओके। ओके दोस्तों, नया अमेंडमेंट आया है इसमें रजिस्ट्रेशन में, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है, सिंपल सी बात है। पहले आप जब अप्लाई करते रजिस्ट्रेशन के लिए तभी बैंक डिटेल्स देना पड़ता है, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, आप 1/4 को क्या हो जाते हैं दोस्तों, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट, यस, अच्छा, 5/4 को क्या हो जाता है दोस्तों, यू अप्लाई, ओके, फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड 10/4 को क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, राइट। तो गवर्नमेंट ने बस यही बोला है कि भैया सिंपल सी बात है, आपने जो महीने में सप्लाईज किया उसका अगले महीने का 20 तारीख, तो 20 मई ले लो, या फिर क्या है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, राइट। तो ग्रांट का भी हुआ 10/4 को, तो 30 दिन होते, 10 चले गए, 20 रहे, तो ये आ गया 25 में, अभी कह रही 45 डे वाला जो डे है वो 25 में होगा, तो 20th में और 25 में विच एवर इज अर्लियर, सिंपल सी बात है, तो 20th में तक प्लीज़ बैंक डिटेल्स दे देना यार, ओके। पर याद रखना ये प्रोविज़न है ना एप्लीकेबल नहीं होगा किनको दोस्तों, वेरी सिंपल, टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, आर यू गेटिंग इट? यस, उनको तो भैया बैंक डिटेल्स तभी देना है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, meaning of not making taxable supplies, okay, during suspension of what, registration is clarified। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है इसका मतलब, वेरी सिंपल। तो दोस्तों जब बोला जाता है क्या, शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाईज, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ना ही मैं आपको टैक्स चार्ज करूंगा, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, ना ही टैक्स चार्ज करूंगा, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, तथास्तु। दूसरा केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे एक और प्रोविजन डाला गया है, further sub rule 5 has been inserted to provide where any order has been having effect of revocation of suspension, okay, of registration has been passed, the provisions of 31(3)(a) and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension shall apply। तो I'll tell you classic example, if you can understand my dear friends, फटाफट से समझो। लेट्स से केस ऐसा है दोस्तों कि आज क्या है, ओके, ओके, क्या बात है दोस्तों, ब्लैंक पेजेस लेने पड़ेंगे मुझे। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल केस ऐसा है कि आज अप्रैल का महीना था, तो अप्रैल से लेके फॉर एग्जांपल दोस्तों सितंबर, ठीक है, मैंने रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए, रिटर्न्स नॉट फाइल्ड, ठीक है। तो पता चला क्या दोस्तों, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को ही पीओ ने मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है कैंसिल कर दिया, उसने ऑर्डर पास कर दिया, आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। अच्छा, अभी क्या होता है, 30 दिन के अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने 15/10 को ही क्या है रिवोकेशन के लिए, ओके, अप्लाई कर दिया, और साथ साथ में ऑब्वियसली मैंने क्या रिटर्न्स भी फाइल कर दिए होंगे फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, आर यू गेटिंग इट? यस, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, तब जाके मेरा रिवोकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो लेट्स से 1/11 को, ओके, रिवोकेशन ऑर्डर इज पास्ड एंड माय कैंसिलेशन व्हिच वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10 हैज बीन रिवोक्ड। क्वेश्चन ये आता है कि भैया 1/10 से 1/10 मैंने सप्लाईज किए होंगे, यस, और मेरा रिवोकेशन वहाँ से हुआ है, यस, दैट मीन्स मेरा रजिस्ट्रेशन एक्टिव भी हो गया कहाँ से, 1/10 से। तो आज समझो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 1/10 से लेके 1 तक जो भी आपने सप्लाईज किए है, ओके, याद रखना उसका पहले तो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, ओके, विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर, राइट, और उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। फिर मैं बोलता हूँ भाई तूने ना ही मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करने का मौका दिया था, ना ही टैक्स चार्ज करने का, अभी तू मुझसे टैक्स मांग रहा है, एक का तरीका है। तो मैंने भी पैतरा आजमान लिया, मैंने भी समझ लिया कि इशारा किसी की तरफ है, तो मैंने क्या किया,
उस दरमियान 1/10 से लेके 1/10 से लेके 1 मैंने क्या है मेरे रिसिपेंट को सिर्फ सेलिंग प्राइस ही लिख दिया 11,80,000। आई वेरी इट यस ओके। और उसको बोल दिया देख मेरा भी रिवोकेशन के लिए गया है, पर जैसे ही रिवोक हो जाता है, क्योंकि मैंने सब रिक्विजिट क्या है चीज़ें तो कर दी जिससे रिवोक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले मेरे रिसिपेंट। ओके अभी के लिए तू 10 लाख दे दे, फिर क्या है तेरे को 1,80,000 का टेंशन आ रहा है, तो एक काम कर मैं तुझे रिवर्स टैक्स इनवॉइस जब इशू करूँगा, जब वापस मेरा क्या है स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, ओके तो मैं तुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूँगा, तो फिर तू मुझे टैक्स दे देना। तो सिंपल सी बात है, तेरा जेब कटा तेरे को आईटीसी मिल जाएगा, मैं कलेक्ट कर लूँगा और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, तो मेरा जेब नहीं कटेगा। इस तरह से हम दोनों का क्या है काम संभल जाएगा। आई यू गेटिंग इट यस। तो इस तरह से हम लोग ये बात करते हैं। आई यू गेटिंग इट यस ओके। तो सस्पेंशन पीरियड है, अरे सस्पेंशन ही होगा ना, कैंसिलेशन होगा तो याद करो सस्पेंशन पीरियड हो जाएगा वहाँ से, और सस्पेंशन के बाद क्या है फिर कैंसिलेशन होता है ना यार। कम ऑन प्लीज कम ऑन, ये तो सस्पेंशन का तो पता ही है आपको। आई यू गेटिंग इट यस ये केस। अच्छा नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जो भी नए नए लोग हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन क्या है ज़रूरी, जैसे बैंक अकाउंट से लिंक करना ज़रूरी है दोस्तों, वैसे ही क्या आधार ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है नए रजिस्टर्ड लोगों के लिए, और जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर नहीं किया उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर, तो सिंपल सी बात है उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग इट यस ठीक है। अच्छा पर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इंडिविजुअल में तो वो अपना आधार दे देगा, पर कंपनी में पार्टनरशिप फॉर्म में क्या, एचयूएफ में क्या, एचयूएफ में करता कंपनी में MD/WTD, और अपना क्या बोला आपने पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर्स। आई कैन इट यस ओके ठीक है। यप मैनेजिंग सॉरी LLP में मैनेजिंग पार्टनर, पर अपना पार्टनरशिप फॉर्म में क्या, पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर्स है वो ओके। नेक्स्ट क्या है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट ईवे बिल। आई यू गेटिंग इट यस। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके एक अमेंडमेंट आया है 31(3)B के रिलेशन में, बोला है कि वैसे 31(3)B का भी इशू 31(3)B का कब अप्लाई होता है, जब रिसीवेंट क्या होता है दोस्तों अनरजिस्टर्ड। ओके सप्लाई जो आप कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विस का लेस देन 200, और क्या है दोस्तों दूसरा तीसरा क्या है, रिसीवेंट डज नॉट आस्क फॉर टैक्स इनवॉइस। तो डेफिनेटली उस केस में मैं इशू भी नहीं करूँगा, मैं कंसोलिडेटेड इनवॉइस क्या है इशू करूँगा एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स इट ओके एंड ऑफ डिस्कशन। अभी इशारा किसकी तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल ओके क्या कि आज जो आपका मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है ओके उसमें एक्चुअली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके सिंपल सी बात है, पहला रिसिपेंट क्या है अनरजिस्टर्ड होता है, सप्लाई काफ़ी बार क्या है मूवी का जो टिकट होता है 200 रुपये के नीचे होता है, और फ्रैंकली मैं मांगने में कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं, वो सामने वो दे देता है वो अलग बात है, टिकट मांगने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस बैठा दो सही जगह पे, दैट्स इट ओके ये केस। तो अभी केस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि इनके पास ये ऑप्शन था कि इनवॉइस इशू ना करे, पर ऐसा बोला नहीं बेटा तेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है, तेरे को ये डिसअलाउ कर दिया ऑप्शन, तेरे को करना ही पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तेरे को करना ही पड़ेगा। तू बस इशू कर दे कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट आई कैन इट इज, उसको हम लोग इनवॉइस मान लेंगे, बात खत्म कर ठीक है। पर ये सिंगल स्क्रीन के लिए नहीं है डिसअलाउंस, वो अभी भी 331(3)B में जा सकता है। आई कैन इट यस। अच्छा नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स ईवे बिल। तो ईवे बिल में बोल दिया है क्या दोस्तों, दो केस होते हैं ईवे बिल में। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, दो केस होते हैं, फटाफट से देखो ओके। पहला होता है क्या, डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर्स, दूसरा बोला है डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर्स। तो अप टू 20 किलोमीटर्स बोला है क्या, ODC ओ डायमेंशनल कार्गो, यानी जो बड़ा कार्गो होता है हैवी कार्गो होता है, और मल्टी मोडल शिपमेंट वेयर एटलीस्ट वन लेग इज थ्रू, क्या लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पब्लिक पढ़ो पब्लिक, क्या लिखा है, थ्रू शिप। आर यू गेटिंग इट यस। तो सिंपल सी बात है ओके आज फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से जा रहा हूँ अहमदाबाद, तो मैंने क्या है सिंपल सी बात है ओवर डायमेंशनल कार्गो लिया है राइट। तो आज वो हैवी होता है तो उसको चलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बोल दिया है क्या
कि भैया अगर फॉर एग्जांपल वो फासला है 100 किलोमीटर का, तो आपका ई वे बिल वैलिड रहेगा 5 दिन के लिए। आई कैन इट, यस, ओके। और मल्टी मॉडल शिपमेंट है, यानी कि क्या, मैं पहले एक सी रूट के थ्रू जा रहा हूँ फिर लैंड रूट ले रहा हूँ। आई कैन इट, यस। तो फिर उस केस में टोटल लेट्स से किलोमीटर्स आते हैं अगर 50 किलोमीटर, तो उस केस में 20-20-10, यानी कि क्या, 10 इज पार्ट ऑफ 20, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 3 दिन वैलिड हो जाएगा। आई कैन इट, यस। तो बस ये याद रखना कि एक जो मल्टी मॉडल के केस में एक रूट जो होना चाहिए वो वाया शिप होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। शिप, रोड, शिप, एयर, कुछ भी ले लो, पर शिप तो होना ही चाहिए। आई कैन इट, यस। और उसमें आप किलोमीटर्स देख लो जो भी है और अकॉर्डिंगली उसका वैलिडिटी जज कर लो, ठीक है। अप टू 100 किलोमीटर्स तो बोला है क्या, अदर देन दैम, अदर्स, तो अदर देन ओडीसी, अदर देन मल्टी मॉडल शिपमेंट, ओके। सिंपल सी बात है, बोला गया है कि वो लाइट व्हीकल्स होते हैं तो फटाफट पहुंच जाते हैं, तो बोल दिया क्या, 100 किलोमीटर पे दोस्तों 1 दिन वैलिड रहेगा। यू कैन इट, यस। तो 150 होगा तो 2 दिन वैलिड रहेगा, समझा, परफेक्ट। बिकॉज ऑन एवरी 1 डे विल इंक्रीज if the kilometers increase by 20 or 100, so part thereof or additional day will increase. Are you getting it? Yes. चल, अच्छा, मैनर ऑफ इशूइंग ई इनवॉइस, तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ई इनवॉइस के बारे में बताया गया है। फ्रैंकली ये रेलेवेंट ज़रा भी नहीं है, बिकॉज अभी भी यहाँ पे लोग नोटिफाई करने बाकी है, ठीक है। तो जस्ट इग्नोर इट, इट्स जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। यस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST EWB 01, ये एक अच्छा एक बहुत ही स्मार्ट मूव था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किन पे रिस्ट्रिक्शंस डाला गया, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उसने दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड से क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव, मैं तो बोलूँगा ओके, क्वार्टर्स से क्या है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, ओके। रिटर्न नहीं, अभी तो पेमेंट ही करेगा, तो पेमेंट नहीं किया है। दूसरा क्या है, अपना नॉर्मल स्कीम वाला, रेगुलर स्कीम वाला है, वो भाई ने क्या है, सिंपल सी बात है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से क्या है, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न फर्निश नहीं किया है। या फिर क्या है, उसने GSTR 1 क्या है दोस्तों, 2 महीना या फिर क्या 2 क्वार्टर जो भी एप्लीकेबल है, वो GSTR 1 भी क्या है दोस्तों, नहीं किया। ओके, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश रिटर्न, यानी कि 3B की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, और नीचे GSTR 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल नहीं किए गए 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, और GSTR 1 के केस में मंथ्स या क्वार्टर वॉटेवर इज एप्लीकेबल नहीं किए। तो भैया इस केस में क्या होता था कि सप्लायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपना काम धंधा कर रहा था, क्योंकि उसका ई वे बिल जनरेट हो रहा था, तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आता था, समझा। पर अभी दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि आज सिंपल सी बात है, काफ़ी बार वो क्या दूसरे से क्या है पार्टी जनरेट करवाता था, राइट। तो जेठालाल फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा है तो कुरियर के थ्रू करवा सकता है वो पार्टी जनरेट, ओके। वो फ्लिपकार्ट के थ्रू करवा सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, राइट, या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो ऐसे ऑप्शंस हुआ करते थे, पर बोल दिया अभी क्या, कंजाइनर को कंजाइनी को, ट्रांसपोर्टर को, कुरियर वाले को, फ्लिपकार्ट वाले को, कि आपको ये जो अथॉरिटी दिया है वो छीन लिया जाएगा अगर ओके जो सप्लायर है वो इनमें फॉल होता है। तो आई कैन इट, यस। तो फिर आप वो नहीं करेंगे जो आप अब तक करते आ रहे हो, दैट इज जनरेट पार्टी। पार्टी जनरेट होगा यानी ई वे बिल जनरेट होगा, आई कैन इट, यस। तो ये बंद कर दिया, बाकायदा बोल दिया है ई वे बिल के बिना भेजे भी। देखता हूँ फिर देख साले को पकड़ता हूँ मैं बीच में रास्ते में, पकड़ता हूँ उस साले को, ओके। और फिर कॉन्फिस्केट कर लेता हूँ उसका व्हीकल भी, ट्रांसपोर्टर का, और तेरा गुड्स भी। और बाकायदा दोस्तों क्या है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ पैसा लूंगा, तब जाके तेरा गुड्स छोड़ूंगा। देख अभी तू देख, यस, ये केस है। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स फ्रैंकली पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके। तो इसमें बस पहला केस यही बोला है कि जो आज ऑर्डर सप्लायर है दोस्तों, ओके, जो आउटसाइड इंडिया है, रिसिपेंट जो सर्विस दे रहा है ऑर्डर का रिसिपेंट को, जो कहाँ पे, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, तो वहाँ पे बस बोल दिया दोस्तों कि वो पहले पेमेंट करता था, एक साइट है जिसका नाम है ईजीएस्ट, ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो बस अभी वो उसके थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो ओमिट हो चुका है, उसके लिए एक अलग गेटवे खोला है, तो उसके थ्रू पेमेंट करेगा वो। आर यू गेटिंग इट? यस, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल सी बात है दोस्तों, ओके, यस, एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर 51 और 52
ओके एंड क्लेम्ड इन GSTR 2 बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द सेट। इसमें बस चेंज किया है वर्ड्स, GSTR 2 को दोस्तों क्या है, एंड फिगर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ हैज़ बीन ओमिटेड। ओके, रीज़न क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, क्योंकि GSTR 2 भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नॉट अ रेलेवेंट अमेंडमेंट, फ्रैंकली इग्नोर दिस। अच्छा, रिफंड ऑफ टैक्स दैट हैज़ बीन रॉन्गली पेड और इन एक्सेस यूटिलाइजेशन बाय ITC। इशारा किसकी तरफ है दोस्तों? तो आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ एक सेक्शन की ओर, ओके, जिसका नाम है सेक्शन 77। गौर से सुनना इसको, ये टैक्स रॉन्गली पेड का सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर लगा कि पहले ट्रांजैक्शन था इंट्रा, तो मैंने तो दोस्तों चार्ज कर दिया होगा CGST प्लस SGST, तो मैंने चार्ज करके ओके फिर पे भी कर दिया होगा क्या, CGST और SGST। पर दोस्तों फिर सब्सिक्वेंटली ओके इट वाज हेल्ड कि भैया ये तो इंट्रा है ही नहीं, ये तो माँ कसम इंटर है, एंड सिंस ये इंटर है मुझे पे ही करना चाहिए था क्या, आई शुड हैव पेड IGST। Are you getting it? Yes. So I basically have landed up paying what? CGST, SGST, but I should have paid IGST। तो सिंपल सी बात है, CGST, SGST का मैं क्या ले लूँगा, रिफंड, और IGST का पेमेंट कर दूंगा। Are you getting it? Yes, ये कॉन्सेप्ट था। तो पहले क्या था, वो जो रिफंड में मांग रहा था ना गलत टैक्स पेमेंट का, यानी इस केस में CGST, SGST, वो सीधे ई कैश लेजर में आता था। अभी बोल दिया ई कैश लेजर में नहीं आएगा, ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। Are you getting it? Yes. ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स द लास्ट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। लास्ट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट दोस्तों, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबसे पहला केस क्या है, सिंपल सी बात है, बोल दिया है क्या कि देखो बेटा एनुअल रिटर्न का रिक्वायरमेंट आज बोला है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, बट एक्सेप्शन में डाल दिया है ऑलमोस्ट सबको ही। ओके, डाल दिया है दोस्तों नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, TDS TCS वाले को। आर यू गेटिंग इट? यस। बस उसमें बाकी कौन है दोस्तों, ऑयडार वाला। तो अगर वो सप्लायर है आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट जो इंडिया में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वैसे टाइप का ऑयडार है, तो डेफिनेटली उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके उसे भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो उसको भी बोला चिल। आर यू गेटिंग इट? यस। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ये यही पार्ट था कि सेक्शन 39(1) में दोस्तों GSTR 3 का उल्लेखन किया गया था, पर 3 कभी एक्चुअली एक्टिव हुआ ही नहीं। डे 1 से जैसे समझो कि 3B ही एप्लीकेबल था, तो बस उसे अभी 3 के नाम से नहीं 3B के नाम से संबोधित किया जाता रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। ये बेटा ओके दिस एब्सोल्युटली क्या है, marks the end of my dear friends the amendments meant for my dear friends November 2020 attempt। I hope दोस्तों ये अमेंडमेंट्स जो हम लोगों ने किए हैं आपको समझ आए हो, आपने इससे क्या है कायदे से समझा हो, ओके इसे आत्मसात किया हो, ग्रहण किया हो। जो भी मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, प्लीज़ कायदे से पढ़ना। मेजरली यहाँ पे एक ही अमेंडमेंट रेलेवेंट है और जो आपको करना है, एक नहीं एक्चुअली दो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस, एंड दूसरा जो 20% प्रोविजनल ITC 10% होगा, दूसरा सब चिल्लू बिल्लू आइटम है। आई यू गेटिंग इट? यस, जस्ट गो थ्रू इट वंस। फ्रैंकली दूसरी जो केसेस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट। आई यू गेटिंग इट? यस, ऑलरेडी कर दिया है। तो नए में बस यही दोनों था, बस निश्चिंत रहिए दोस्तों, आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, अमेंडमेंट भी ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी कर दी है हम लोगों ने कवर, तो चिल करो। आई यू गेटिंग इट? यस, बस इतनी सी इल्तिजा आपसे करनी थी दोस्तों, तो वो कर दी है मैंने। ओके, आई होप आपको सब समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ क्या है आप कमेंट सेक्शन में क्या है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि भैया आपको कैसा लगा, राइट। बाकी बस यही मेरी क्या आखिरी कोशिश थी दोस्तों कि क्या है आपको ये बराबर से पॉलिश कर दिया जाए, ओके, और क्या है आपको अपडेटेड रख दिया जाए, ओके। सो इसीलिए क्या है जल्द से जल्द ये वीडियो रिकॉर्ड करके क्या है अपलोड हो गया JKC की यूट्यूब वेबसाइट पे। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड या thanks a lot okay for listening me. If you have been listening up till now, thanks a lot for that. I really wish you all the very best my dear friends. Okay, just remember one thing, all you have to do is just try to control the controllable. Are you getting it? Yes, that's what I've learned from Mahi, that's what I've learned from Dhoni, that आपके हाथ में क्या है यार, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के,
स्पेशली नवंबर स्टूडेंट्स के रादर कि सर मई वालों को तो ज़्यादा टाइम मिला है, हमको कम टाइम मिला है, हमारा तो पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है, प्ला 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 प्ला। लिसन बॉस, अगर उनको ज़्यादा टाइम मिला है पढ़ने का तो याद रखना उनका फटीग भी है, ओके, जो वो लेके आ रहे हैं, ओके। और तेरे पास वो फटीग नहीं है, तेरे पास वो फ्रेशनेस है, एजिलिटी है कि यस मुझे करना है, राइट। तो उनके पास अगर वो इतना एक्सपीरियंस है पढ़ने का तो तेरे पास वो क्या है, स्फूर्ति है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, ओके, ठीक है। तो बस आप क्या है अपने पे फोकस करो, ऐसा मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, इंस्टीट्यूट क्या रिजल्ट देगा, ओके, मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये सब फालतू बात है, ओके। आपके हाथ में क्या कंट्रोल करना, आपका काम, और आपका काम क्या है, सिर्फ एक ही चीज, और वो है पढ़ना, बेझिझक पढ़ना, कायदे से पढ़ना, और बिना कोई फोकस लूज किए हुए पढ़ना, दैट्स इट। तो पढ़ो ना भाई, क्यों रिजल्ट की परेशानी करते हो आप, आएगा। बिकॉज याद रखना फ्रैंकली, जब CA फाइनल का रिजल्ट था, आई टेल यू अ क्लासिक एग्जाम्पल, जब 20% रिजल्ट था तब मैं फेल हुआ था। अभी जज मत करना मुझे, स्टेटमेंट बाकी है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जब 3% रिजल्ट हुआ था तब मैं पास हुआ, समझा। तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, ओके। आप बस काम करिए वो चीज़ पे जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और आप कंट्रोल कर सकते हैं आपका मेहनत, आपका हर दिन का शेड्यूल, ओके, और आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स योर studies. That's what you can control. So slay in that. Are you getting it? Yes. Okay. And that's all I wanted to say, my dear friends. I'll take your leave now. Adios amigos, hasta la vista. I hope you all have enjoyed the entire journey of the entire Inter CA course that I have taught you all. And this was the final nail in the coffin, as I said. Okay. बस यहाँ पे दोस्तों मेरा इंटर का काम पूरा होता है नाउ, यू नो जो होता है ना, नाउ आई गिव द बैटन टू यू। अब मैं क्या है आपको वो क्या है वो मशाल दे रहा हूँ, अभी आपको आगे जाके उसे फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि याद रखना, एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर फेल होता है, और एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर उत्तीर्ण होता है, यानी पास भी होता है। आर यू गेटिंग इट? यस। तू है तो मैं हूँ, तू है तो सब है। आर यू गेटिंग इट? यस। द्रोणाचार्य खुद की वजह से नहीं बना था, वो इसीलिए बना था क्योंकि उसने अर्जुन को इतना बड़ा धनुर्धार नहीं बनाया था। आर यू गेटिंग इट? यस। तो बस तू आगे बढ़ेगा तो वो मेरे हित में होगा, समझा, और मैं तुझे अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ओके, ये तेरे हित में होगा। तो मैंने पूरी की कोशिश की कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ दोस्तों। बस अभी आगे जाके आपको अपना कमाल दिखाना, तो बस करके आ जाना दोस्तों। आर यू गेटिंग इट? यस। Thanks a lot and wish you all the best. Okay, and stay motivated and stay inspired and stay focused. That's it. क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जितना जुनून आपको CA बनने का है उससे कई ज्यादा जुनून हमको आपको CA बनाने का है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है आपको CA बनाने की, बस अभी आपकी बारी है। It's a show time. Let's hit it. चलिए दोस्तों, have a nice day and all the best. Thank you.